नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का असर पूरे देश में देखने को मिला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा जुमे की नमाज देश भर के मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की थी। AIMPLB ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में यह अपील की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर शेयर कर लिखा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 एक खतरनाक साजिश है। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानखाहों, कब्रिस्तानों और परोपकारी संस्थानों से बेदखल करना है। यदि ये बिल पास हो गया तो ये सभी हमसे छीन लिए जाएंगे। AIMPLB की अपील का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। भोपाल के साथ ही विदिशा, रायसेन में जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आई। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ की जमीन पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा है, लेकिन इसका फायदा मुस्लिम गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। उनका यह भी कहना है कि सरकार इस जमीन का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में मुसलमानों को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। मस्जिदों, मदरसे और रोजा हमेशा हिंदुस्तान में रहेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि जब मुसलमान भारत आए थे तब ये भूमि हिंदू राष्ट्र थी। हमें मुसलमानों को रहने की हमने जगह दी और मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार से अपील की है कि यदि कोई पक्ष विरोध कर रहा है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए और उसके सही तरीके समझने की कोशिश करना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। आप बाखबर हैं कि सेंटर की भाजपाई हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों के जुमला हुकूक हड़प करने की मंसूबाबंदी किए हुए, जिसमें हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे मदारिस, इमाम बारगाहें, ये सब के सब मारज़ ख़तर में आ रही हैं। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कि आप कल जुम्मतुल मुबारक को जब मस्जिद तशरीफ़ ले जाएं तो अपने बाजू पर एक काली पट्टी ज़रूर बांधें, ताकि मस्जिद में इबादत करने के लिए जाते वक्त आप अपना ये खामोश और पुरसुकून मुजाहरा करके इस बिल की वापसी के लिए इस बिल की वापसी का भरपूर मुतालबा करें। मुझे लगता है कि अब ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। ईद के मौके पर उन्हें खुश और आनंद रहना चाहिए, और ये तो शायद मीठी ईद है, तो मीठा खाओ, मीठा बोलो और मीठा दूसरों के भविष्य के बारे में सोचो। अकेले 2, 4, 10 परिवार बक की प्रॉपर्टी से पले उससे काम नहीं चलेगा। जो करोड़ों मुसलमान हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो पंचर की दुकान पर बैठ रहे हैं, जो हाथ ठेला चला रहे हैं, जो कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं, जिनके पास शिक्षा का साधन नहीं है, जिनके पास इलाज का साधन नहीं है, जिनके पास रहने के मकान नहीं है, अगर मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है जो बिलो पावर के नीचे रहते हैं कि उनका भी उद्धार हो, और करोड़ों जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्त की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाएं, दुकान बनाए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं, तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर हैं या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। गोली हाजमा की दी जाएगी पर गरीबों का कल्याण। देखिए, अपना मंतव्य और अपनी राय जाहिर करना लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। अगर वो किसी बात से असहमत हैं तो वो काली पट्टी लगा सकते हैं। हजारों कर्मचारी जिनका शोषण किया गया है, जिन्हें एरियर्स नहीं दिए गए हैं, वो भी काली पट्टी लगाते हैं। हजारों विद्यार्थी जिनकी स्कॉलरशिप चोरी हो गई है, वो भी काली पट्टी लगाते हैं।
हजारों बच्चे जिनका सिलेक्शन सरकार कर चुकी है और उन्हें नौकरी नहीं दे रही, वो भी काली पट्टी लगाते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। सरकार का दायित्व है कि असहमत कोई भी अगर व्यक्ति है तो उनके साथ जो है चर्चा का द्वार खोला जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनकी असहमति को समझा जाए और उसका समाधान किया जाए। अच्छी सरकार ये काम करती है। तो आज बड़ी बहस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नमाज पढ़ने के दरमियान काली पट्टी बांधकर नमाज करने का जो ये विरोध किया गया था उसका क्या असर होगा। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। अमित तावड़े जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित जी हम आपसे ही करना चाहते हैं कि नमाज अता करते समय काली पट्टी बांधी गई और वक्फ संशोधन विधेयक बिल का जो है वो विरोध किया जा रहा है। नमाज पढ़ने के दरमियान ये काली पट्टी बांध कर विरोध करना कैसे देखते हैं आप? शांतिपूर्ण तरीके से ये लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है। बात दरअसल ये है कि 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जिन जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके साथ दिक्कत ये है कि जो चीज ये लोग घोषणा पत्र में बोलते हैं, जो जनता से वादा करते हैं, वो तो देते नहीं है जनता को। हम किसानों की बात कर लें, बेरोजगारों की बात कर लें, छात्रों की बात कर लें, तो हमेशा हर वर्ग, चाहे हम मुस्लिम वर्ग की बात करें, किसी भी वर्ग की बात करें, सब के सब लोग इन सरकारों को क्षमता की दृष्टि से आखिर क्यों देखते हैं, ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना चाहिए। और यदि कोई वर्ग जो है आपसे असंतुष्ट है, आपकी नीतियों से असंतुष्ट है, तो उस बात पे उन सबके साथ बैठकर विचार करना चाहिए सरकार को। अभी मैं देख रहा था कि हमारे विधायक जो हैं वो बोल रहे थे कि मीठी बातें बोलो, तो उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी सिखाना चाहिए कि मीठा बोलें, जो बात बात पे यहाँ के लोगों को पाकिस्तान भेजने की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा सार्थक होगी। और दूसरी बात ये अच्छा है अमित कि जी, आपको ये नहीं लगता कि वक्फ के नाम पे जो जमीन बहुत ज्यादा अधिग्रहित की गई है वो ठीक है? अगर उस पर भी आपका क्या मंतव्य है उसको भी स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, ये विषय जो है ये जिस वर्ग का है, वो उसमें स्पेशलिटी जिनकी है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। और इसमें जो सरकार को योगेश जी मैं करना आपके है पास वो आ रहा हूँ सरकार काम कर रहे हैं। बोलिए बोलिए अमित जी बोलिए। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इसमें जो इनका प्रबुद्ध वर्ग है और जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस मामले में अपनी बात को रख रहे हैं। बात दरअसल ये है कि जब किसान अपनी मांगों को लेकर साल भर आंदोलन करते हैं, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है, उसमें जो है वो ये लोग बात करने नहीं जाते। प्रधानमंत्री निवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किसान बैठते हैं, लेकिन ये लोग बातें नहीं करते हैं। बेरोजगार जब अपना हक मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो उनको नौकरियां नहीं दी जाती हैं। तो जब भी कोई विरोध करता है तो उसको इस दृष्टि से क्यों देखा जाता है, हमारा ये मानना है। ये देश तो सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। हालांकि ये नारा जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो मुझे अब जो है ये नारा दिखाई देता नहीं है। लेकिन हर वर्ग, चाहे मैं जिस वर्ग से आता हूँ, दलित वर्ग की बात करूं, तो दलितों को भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है 2014 से। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से हर वर्ग जो है असंतुष्ट है। और यदि भारतीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात सही में कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ बैठना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। चलिए योगेश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए सौरभ जी, बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जो लगभग समापन की ओर अग्रसर हो चुकी है अपनी इन्हीं कुविचारों के कारण। कुविचार इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, वक्फ अधिनियम 2024 इसका उद्देश्य क्या है जो लाया गया है? पारदर्शिता, डिजिटलीकरण, ऑडिट और अवैध कब्जे को हटाना। इसमें क्या बुराई है? 55-60 सालों तक वक्फ बोर्ड के नाम पर गरीब, मजलूम और वंचित और शोषण वर्ग की जमीनों को
वक्फ बोर्ड ने हथियाया और अपने काउंसिलिंग में जब केस जाता है तो एक तरफा निर्णय कर दिया जाता है। सन 1964 में अधिनियम 1954 के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल कमेटी का गठन हुआ जो धार्मिक बंदोबस्ती का था। इसमें एक चौंकाने वाली बात आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि विश्व में जितनी भी इस्लामिक कंट्री है, भारत तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, मगर भारत को छोड़कर जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर वक्फ बोर्ड है ही नहीं। तो भारत में क्यों है साहब? मतलब कांग्रेस पार्टी ने सदा तुष्टीकरण किया, 2080 का गेम शुरू से खेलते आई जब से सत्ता इनके हाथ में आई। एक बात। दूसरी बात, वर्तमान में भारत में 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास जमीन है कब्जे की, जो हमारी सेना के बाद दूसरे नंबर। इसमें फैली 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिसमें 8,72,328 अचल संपत्तियां हैं और 16,713 चल संपत्तियां पंजीकृत। दुर्भाग्यपूर्ण हालात ये हैं, भोपाल जो हमारी राजधानी है उसके अंदर भोपाल उत्तर से मरहूम विधायक थे जो 6 बार उन्होंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही? हाँ जी योगेश जी सुन रहा हूं मैं, बोलिए। हेलो योगेश जी मैं आपको सुन रहा हूं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हेलो, चलिए ठीक है, लगता है कि योगेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं बहुत, क्योंकि वक्फ के नाम पे जैसा कि अभी योगेश जी कह रहे हैं कि लंबे अरसे तक जमीन को हथियाया गया, फिर इसके बाद वक्फ का मतलब और जो ये दान के नाम पे लोगों से जमीन ली गई, अब उसका विरोध एक प्रबुद्ध जन लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन ये होता है कि एक बार अपील कर देते हैं तो सब लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनकी ये मांग है, आप सही कह रहे हैं कि सरकार को इसका वर्ग विशेष का भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपकी नजर में वक्फ बोर्ड है क्या? अमित जी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए अमित जी। आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है। ये योगेश गुप्ता जी, वही योगेश गुप्ता जी हैं। वो 55-60 सालों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 1.5 साल पहले तो ये जिस पार्टी में थे, आप ये भले भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो, 1.5 साल पहले तक इनको कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, सारी नीतियां अच्छी थी। अब वहां चले गए तो 55-60 साल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। इनसे जरा ये सवाल पूछिए कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 32 लाख मुसलमानों को जो ईद की किट दे रहे हैं, वो ईद की किट दे रहे हैं तो वो तुष्टीकरण नहीं है। और यदि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी रोजा अफ्तार में चले जाते हैं तो वो तुष्टीकरण की बात हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है जी। अच्छा हाँ, अगर ठीक है, सही बात है, आपने जो ये वैलिड पॉइंट उठाया, अगर किसी गरीब को दिया जा रहा है, किट दिया जा रहा है, तो उसमें कोई आपत्ति है क्या? अगर मान लीजिए किसी के पास, ये तो कांग्रेस भी कर सकती थी, आप भी कर सकते थे, कोई भी कर सकता है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कि किसी को ईद की सिमैया दी जा रही है, उसमें किट बनाया गया, उसमें सामान ही तो दिया जा रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? देखिए, हम तो गलत पिछले 55-60 साल से भी नहीं कर रहे। ये सवाल तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जो वो कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो कांग्रेस ने करी हो या समाजवादी पार्टी ने करी हो या और किसी ने करी हो। इस देश की जंग आजादी में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, अब तो वो एलन मस्क का जो ग्रोथ है वो भी अब बता रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी में कोई योगदान नहीं है। अब तो वो तमाम इनकी इतिहास जो है सच्चाई के साथ सबके सामने ला रहा है। उसने तो ये भी बोला है कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी में कौन ईमानदार है, तो उसने राहुल गांधी जी का नाम लिया है। तो अब तो इनकी सारी पोल खुल चुकी है, देश में भी खुल गई और विदेश में भी खुल गई। मेरा कहना सिर्फ ये है
इस देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जो लोग हैं, यदि कोई भी अपने हक अधिकार की बात करता है तो सरकार को उसके साथ बैठकर बात करना चाहिए, ना कि उनके विधायकों सांसदों को एक तरफा बयान देना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। चलिए योगेश जी बोलिए। ठीक है योगेश जी आगे आवाज आ रही, बोलिए। देखिए आवाज चली गई थी मेरी। तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हालात ये हैं कि भोपाल उत्तर से जो मरहूम विधायक थे, 6 बार उन्होंने भोपाल शहर का प्रतिनिधित्व किया, उन्हीं के समाज के लोगों ने गंभीर आरोप उन मरहूम विधायक पर लगाए कि वक्फ बोर्ड को इन्होंने अपनी मिल्कियत समझ रखा है और वंचित और शोषण वर्ग के लोगों की जमीनें हथिया रखी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस प्रकार के। और अलविदा जुमा जो होता है, आप रमजान का पाक महीना है और उसमें आप रोजे रखते हो, और जब अलविदा जुमा का समय आता है और उस समय आप इस प्रकार का कृत्य करते हो, तो आपके मन में काला है, आपका मन अंदर से साफ नहीं है। तो अल्लाह पाक को तो ये आपका जो रोजा है रखने का वो तो स्वीकार ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो साफ समझाइश दी है इस बात में। तो ये समझने की बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, एक देश एक संविधान, उसको मानना चाहिए। भाई वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत किसी की ना मस्जिद छीनी जा रही, ना कोई कब्रिस्तान हथियाया जा रहा है, ना कोई इस प्रकार का कोई कृत्य करने की मंशा रखती। इसमें 4 सदस्यों को सरकार ने जोड़ा है। बाकायदा संशोधन अधिनियम बनने से पहले संसदीय समिति बनी थी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी थे और भी मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोग थे। जब उस संसदीय समिति के समक्ष कुछ गंभीर प्रश्न रखे गए तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे वरिष्ठ सांसद भी जवाब न दे पाए, निरुत्तर होकर और कमेटी की बैठक छोड़कर चले गए। तो यह आप वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ कठमुल्लाओं के माध्यम से उस शोषित और वंचित वर्ग अच्छा योगेश जी, एक और अभी अमित जी ने एक बात कही थी, उस समय आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं समझ लेता हूं आपसे। ये जो एक किट देने की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से, ईद पर एक किट दे रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं अब तुष्टीकरण की ये राजनीति नहीं है। नहीं, देखिए ना अमित जी और कांग्रेस क्या कह रही है, ये हम नहीं मानते। हम तो ज्ञान के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मूल मंत्र है, ज्ञान, गरीब, युवा, महिला, किसान, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास आवंटित होते हैं तो उसमें शाहरुख, सलमान भी होते हैं और नजमा और मुमताज भी होती है। अच्छा एक बात बताइए साहब, अब मैं योगेश जी मैं जान लेता हूँ, चलिए अब बात उठी है तो मैं समझ लेता हूँ। ज्ञान में तो अभी दीपावली भी होगी, होली भी होगा, लोग सोचेंगे भाई हमें गुजिया की भी किट आ जाती, दीपावली में तेल भी आ जाता और 2-4 दिए आ जाते, लड्डू भी आ जाते और वो माता जी की चुनरी भी आ जाती, ये भी आ जाती, वो भी तो ज्ञान के अंदर भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मिलेगा क्या ये किट? निश्चित रूप से हर त्योहार में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार द्वारा काफी बड़े स्तर पर आयोजन किए जाते रहे, चाहे वो नवरात्रि का उत्सव हो, चाहे वो श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, या अयोध्या में दिए जलाने का हो, या काशी में गंगा आरती का हो, या फिर दीपोत्सव मनाने का हो। आपने नहीं आयोजन तो किया, मतलब ऐसे किट नहीं भेजते ना, किट नहीं भेजा जाता था, ठीक है वो मैं देखा हूँ वंचित वर्ग में स्लम एरियाज में दी जाती है बाकायदा मिठाई भी। मंडल स्तर का कार्यकर्ता हमारा घर जाके बधाई के साथ मिठाई भी देता है। अगर शायद आपकी जानकारी में ना हो तो माफी चाहूंगा, मगर इस प्रकार के आक्षेप लगाना उचित नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका कल्याण, इसके आधार पर मोदी सरकार कार्य करती है, करती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी कितनी भी आपत्ति उठाए, आज मुस्लिम समाज भी भली भांति ये समझता है कि अगर आज हम किसी क्षेत्र में पीछे छूटे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का 55-60 सालों का शासन रहा है कि उन्होंने कभी भी इस वर्ग को आगे बढ़ने का मौका या पूरे अवसर दिए ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार बराबर, चाहे प्रधानमंत्री स्कूल, पीएम शिक्षा योजना हो या मुख्यमंत्री हाई राइज स्कूल हो, सब में सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा उपलब्ध हो रही है, डिजिटलीकरण किया जा रहा है और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से उनको उनके जीवन स्तर को उठाया जा रहा है।
आज अगर हम अबुल कलाम आजाद जैसे साइंटिस्ट की बात करें तो हमेशा कांग्रेस तुष्टीकरण पर उतर आती है, लेकिन कभी पीछे पलट कर ये कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही थी, आपने कांग्रेस पे लगा दिया। चलिए अमित जी आप ही जवाब दे दीजिए। अभी आप तुष्टीकरण का आरोप थोड़ी देर पहले लगाए तो मैंने जवाब लिया योगेश जी से, योगेश जी ने पलट के आप पर ही आरोप लगा दिया कि लगभग 55 साल से आप तो तुष्टीकरण की राजनीति तो कर रहे हैं। लगभग 55 साल से यदि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो पिछले 1.5 साल पहले तो योगेश भाई भी मेरे बड़े भाई थे, आज भी है, कांग्रेस पार्टी में थे। तो वो आप क्यों बोल रहे हैं जब बोलना चाहिए था उसको। और दूसरी बात, ये यदि किट भेजते हैं तो वो तुष्टीकरण नहीं है, तो कांग्रेस कैसे तुष्टीकरण करती है इसका उदाहरण बता दें कि भाई कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि जो वो तुष्टीकरण। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि इनकी हर जगह से जमीनों पर नजर है। अभी योगेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अभी मध्य प्रदेश में ये लैंड पूलिंग एक्ट लाने वाले हैं। इनके खुद के विधायक उज्जैन के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने ही सदन में सरकार का विरोध कर दिया कि आप कुंभ के नाम पर पहले अस्थायी तौर पे 6 महीने के लिए जमीन लेते थे, अब आप किसान से स्थायी जमीन ले रहे हो। कुंभ तो त्याग और बलिदान का वो होता है और उसमें आप पक्की बना के अपने कारोबारी दोस्तों को जमीनें दे दोगे। तो हर जगह इनकी नजरें जमीनों पर हैं। इसलिए पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों पर सवाल उठते हैं। क्योंकि आप चलिए योगेश जी बोलिए क्या कह रहे। ठीक है, मैं आपकी बात आ गई। योगेश जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, अमित जी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण कैसे करती है। मैं 2-4 बातों से अपनी बात प्रमाणित करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के युवराज रामलला के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके अध्यक्ष खड़गे जी महाकुंभ को बोलते हैं 60 करोड़ हिंदुओं की आस्था वाले महाकुंभ, जिसमें संत सनातन धर्म का एक बड़ा आयोजन हुआ है 144 साल में और सफल आयोजन, उसको लेकर बयानबाजी करते हैं क्या इससे भुखमरी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आप रोजा इफ्तार में शिरकत करते हो, शायद उससे भुखमरी खत्म होती हो। युवराज भी जाते हैं, खड़गे जी भी जाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने कांग्रेस के ना तो युवराज गए, ना खड़गे जी गए, ना प्रियंका जी गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट भी गई। हम तो सनातन को जीते भी हैं और प्रचारित भी करते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का तुष्टीकरण स्पष्ट रूप से देशवासी भी देख रहे हैं, प्रदेशवासी भी देख रहे हैं। और अगर कांग्रेस ने अपनी विचारधारा किसी प्रकार बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने की रखी तो मैं मानता हूं 63 भी नहीं बचेंगे अगले विधानसभा। चलिए अब आप दोनों से मैं एक एक करके मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं इसी आज जो हमारा मुद्दा है उसी पर, क्योंकि जो ये काली पट्टी बांध कर नमाज अदा की गई उसी पर आप लोग अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी क्या सोचती है, अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। चलिए अमित जी आप ही बताइए कि नमाज अदा करना, फिर इतना पवित्र महीना चल रहा है, फिर उस पवित्र महीने में कहा जाता है नमाज पढ़ते समय लोग अमन चैन की दुआ मांगते हैं, उसी अमन चैन की दुआ के दरमियान आप विरोध व्यक्त कर रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए अमित जी। हाँ बोलिए बोलिए। अमित जी अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है। योगेश जी बताइए कि अमन चैन की दुआ करने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर उसी दरमियान विरोध भी हो रहा है। एक तरफ तो आप अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अमन चैन शांति हो, दूसरी तरफ विरोध भी, दो चीजें एक साथ हो रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सौरभ जी दुखद है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। मीठी ईद आने वाली है, मीठी ईद की आगमन पर प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अलविदा, जुमा भी मुबारक हो सभी धर्मावलंबियों को। चलिए और यही मेरी आपसे विनती गुजारिश है कि इस देश के संविधान के अनुरूप
जो संविधान संबद्ध बिल्कुल। बात है। चलिए, हमारे साथ तो वक्त जरूर- की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पे चर्चा करने के लिए। देखिए, ईद का अलविदा नमाज अता की गई और उसी दरमियान कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। अब क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा, उसको लेकर थोड़ा इंतजार कीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।